आज हम यहाँ इकाई 3 के पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित तालिका 3.2 में है। तो कुछ जो तत्वों के प्रतीक लिए गए हैं वो लैटिन नाम से लिए गए हैं, मतलब लैटिन भाषा से लिए गए हैं, जिसके वजह से उनका नाम भी उसी भाषा से ही शुरू होता है, पहले अक्षर से। जैसे सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम कहा जाता है, तो उसका प्रतीक जो है यन ए ले लिए गए, क्योंकि नेट्रियम यन ए से शुरू होता है, तो इसलिए इसका प्रतीक यस ना होकर के यन ए लिखा जाता है। कापर का क्यूप्रम होता है, इसलिए सी यू लिखा जाता है। आयरन का फेरम होता है, इसलिए एफ ई लिखते हैं। पोटेशियम का कैलियम होता है, इसलिए के लिखते हैं। सिल्वर का अर्जेंटम होता है, इसलिए एजी लिखते हैं। गोल्ड का आरम होता है, इसलिए एयू लिखते हैं। पारा का हाइड्र एर्गायरम या हाइड्राजायरम होता है, इसलिए एच जी लिखा जाता है। तो ये जो तत्वों के प्रतीक हैं ये अंग्रेजी भाषा से न लिए जा करके लैटिन भाषा से लिए गए हैं, इसलिए इनका प्रतीक भी लैटिन भाषा के पहले अक्षर से शुरू होता है। प्रतीक का महत्व। अब देखते हैं कि प्रतीकों का महत्व क्या होता है इनका उपयोग करने से। किसी तत्व का संकेत निम्नलिखित सूचनाओं को भी व्यक्त करता है। तो क्या क्या बताता है जब हम किसी प्रतीक का प्रयोग करते हैं। तो पहले हमको पता चल जाता है तत्व का नाम, मतलब जब हम कोई भी प्रतीक लिखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि यह किस तत्व का प्रतीक है। जैसे हाइड्रोजन, अगर हम एच लिख रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा कि यह हाइड्रोजन का प्रतीक है। तत्व का एक परमाणु, अगर हम एच लिख रहे हैं तो हमको इससे यह भी पता चलता है कि ये एक परमाणु को दर्शा रहा है। इस प्रकार प्रतीक एच हाइड्रोजन तत्व को तथा हाइड्रोजन के एक परमाणु को व्यक्त करता है। तो ये महत्व होता है प्रतीकों का उपयोग करने से। रासायनिक सूत्र। अब देखते हैं कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। तत्व के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तो कोई भी तत्व जो होता है एक ही प्रकार के परमाणु अणु से मिलकर बनता है, या फिर एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। कुछ तत्वों में 2 परमाणु, कुछ में 3 तथा कुछ में 3 से अधिक परमाणु होते हैं। संख्या इनकी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन परमाणु जो होंगे उसी तरह के होंगे। अगर हाइड्रोजन तत्व बन रहा है तो हाइड्रोजन के परमाणु ही हिस्सा लेंगे, ना कि ऑक्सीजन के। दूसरी ओर एक यौगिक का अणु विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनता है, क्योंकि यौगिक जो बनता है 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। इसलिए यौगिक का जो सूत्र होता है उसमें जो तत्व होते हैं अलग अलग होते हैं और उनका परमाणु भी अलग अलग तत्वों से आता है। तत्व अथवा यौगिक के अणु सूत्र को उनमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को उनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। तो जैसे किसी तत्व को हम लोग छोटे लिखने के लिए या फिर कम जगह में लिखने के लिए उनके प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हमको जल का सूत्र लिखना होगा तो H2O लिखते हैं, ना कि पूरा जल लिखते हैं, क्योंकि ये तो छोटा है। लेकिन कुछ जो और भी होते हैं काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कहा जाता है। अब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको HCl ही लिखा जाता है। इस प्रकार के परमाणुवी प्रतीकों के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। मतलब तत्वों को उनके परमाणुवी प्रतीकों के समूह के रूप में लिखना ही रासायनिक सूत्र कहलाता है। तत्व का अणु सूत्र। तत्व के अणु को दर्शाने के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। तो पहले हमको यह जानकारी होनी चाहिए कि जो तत्व का अणु है कितने परमाणु से मिलकर बना है, तो उसी आधार पर हम लोग उसका अणु सूत्र लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना है। तो जैसे हाइड्रोजन हम लोग देखते हैं, या हाइड्रोजन में कितने परमाणु हिस्सा लेते हैं एक अणु बनाने में? 2। तो इसलिए इसको लिखा जाता है H2। अतः हाइड्रोजन के अणु को उसके प्रतीक H का प्रयोग करते हुए H2 द्वारा दर्शाया जाता है। तो H का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह हाइड्रोजन को दर्शाता है और यहाँ पर H2 लिखा गया है, इसमें 2 परमाणु हिस्सा लेकर के एक अणु बनाते हैं। तो इसका अणु सूत्र हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? H2। किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुवी प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र या संक्षेप में सूत्र कहते हैं। तो किसी भी तत्व के अणु को दर्शाने वाले जो परमाणुओं के प्रतीकों के जो समूह होते हैं उसी को हम लोग अणु सूत्र कहते हैं, या संक्षेप में इसको सूत्र भी कहा जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन तथा आयोडीन आदि ऐसे तत्व हैं जिनके एक अणु में हाइड्रोजन के समान ही 2 परमाणु होते हैं। मतलब इनकी तरह भी इसमें भी 2 ही परमाणु हिस्सा लेकर के एक अणु बनाते हैं। अतः इनके अणु को क्रमशः O2, N2, Cl2, Br2 तथा I2 द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब जैसे हम लोग हाइड्रोजन को H2 लिखते थे क्योंकि 2 परमाणु हिस्सा लेकर के एक अणु बनाते हैं, तो उसी तरह से भी यहाँ पर भी होता है। ये इनके अणु सूत्र हैं। तो जब उनके परमाणुओं के रूप में उनको व्यक्त किया जाएगा तो वही उनका अणु सूत्र हो जाएगा।
तत्व का प्रतीक लिख देना है और उसके परमाणु की संख्या नीचे लिख देनी है, वही उसका अणु सूत्र बन जाता है। फास्फोरस तथा सल्फर के एक अणु में क्रमशः 4 तथा 8 परमाणु होते हैं, अतः इनके एक अणु को P4 तथा S8 द्वारा दर्शाते हैं, क्योंकि यहाँ पर परमाणु कितने थे, 4 थे और प्रतीक P होता है, तो इसीलिए P4 लिखा गया है। और सल्फर का S8 लिखा गया है क्योंकि इसमें 8 परमाणु हिस्सा लेते हैं और प्रतीक S होता है। अधिकांश धातुएं परमाणुओं के समूह के रूप में रहती है, अतः इनको इनके प्रतीक द्वारा ही दर्शाते हैं। मतलब जो धातुएं होती हैं वो परमाणु के समूह के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इनके परमाणु को उनके नीचे दर्शाया नहीं जाता है। जैसे सोडियम हो गया, तो सोडियम के नीचे आप लोग देखेंगे तो उसमें परमाणु को व्यक्त नहीं किया जाता है, उसको Na लिखा जाता है, केवल उसका प्रतीक लिखा जाता है। मैग्नीशियम हो गया, उसका भी केवल Mg लिखा जाता है। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। मतलब किसी कोई भी तत्व जो होता है उसका एक अणु जितने परमाणु से मिलकर बनता है वही उसकी परमाणुकता हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन का एक अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बनता है, इसलिए इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 2। यह तत्व के अणुसूत्र लिखने में उसके प्रतीक के दाईं ओर नीचे लिखी संख्या द्वारा दर्शाई जाती है। मतलब यहाँ पर नीचे लिख दी जाती है कि इसके परमाणु कितने हिस्सा ले रहे हैं, तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी। हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 होती है, नाइट्रोजन N2 की परमाणुकता 2 है। यौगिक का अणुसूत्र। हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक बनता है। जैसे जल क्या है, एक यौगिक है, तो जल में भी 2 तत्व निश्चित अनुपात में हिस्सा लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु हिस्सा लेता है और ऑक्सीजन का 1, जिससे क्या बन जाता है, जल बन जाता है। कुछ तत्वों के समान ही यौगिक भी अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। यह अतः यौगिक को भी अणुसूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। यौगिक के अणु की संरचना निश्चित होने के कारण उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या भी निश्चित होती है। मतलब जो इसमें परमाणु पाए जाते हैं वो निश्चित संख्या में पाए जाते हैं, और अगर इनकी संख्या को बदल दिया जाए या फिर अनुपात को बदल दिया जाए तो दूसरा तत्व बन जाए, दूसरा यौगिक बन जाएगा। जैसे जल को हम लोग देखते हैं तो उसमें H2O लिखा जाता है, मतलब 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु हिस्सा लेता है। तो अगर इसके अनुपात को बदल दिया जाए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अनुपात को बदल दिया जाए, परमाणु की संख्या बढ़ा दी जाए, तो जो यौगिक है वो बदल जाएगा, जल नहीं बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा। चूँकि परमाणु सामान्यतः अविभाज्य है, अतः यौगिक के अणु तथा अणुसूत्र में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या पूर्णांक में होती है। मतलब कि तत्वों को विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब परमाणु जो होते हैं सबसे छोटा कण होता है, इसको हम लोग बांट नहीं सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण से इनको पूर्णांक संख्या में ही लिखा जाता है, 1 2 3 4 इस तरह से लिखा जाता है, ना कि आधे के रूप में लिखा जाता है। तो इसीलिए जब भी हम देखते हैं तो आधा नहीं दिखाई देता है, इसमें पूरा ही लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु में हाइड्रोजन का एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु होता है, अतः हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु को HCl सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। क्योंकि एक लिखा नहीं जाता है दोनों में, तो इसलिए यहाँ पर एक को दर्शाया नहीं गया है, केवल सूत्र ही लिख दिए गए HCl। यदि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु की संख्या 1 हो तो अणुसूत्र लिखने में एक अंक को संकेत के रूप में पदांक के रूप में नहीं लिखते हैं, किंतु तत्वों के परमाणुओं की संख्या 1 से अधिक होने पर संकेत के दाईं ओर नीचे पदांक के रूप में लिख दी जाती है। मतलब यहाँ पर नहीं लिखा गया है, जबकि अगर जैसे जल होता तो H2 लिखा जाता, वहाँ पर 2 दर्शाया जाता। उदाहरण, जल का एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बनता है, अतः जल का अणुसूत्र H2O लिखा जाता है। मतलब यहाँ पर 2 को दर्शाया गया, जबकि वहाँ पर एक ही संख्या थी, एक ही परमाणु ने हिस्सा लिया था, इसलिए दर्शाया नहीं गया है। परमाणुवी प्रतीकों का वह समूह जो यह दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किस तत्व के कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं, उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। मतलब जो परमाणुओं का प्रतीक होता है उसी के रूप में ही व्यक्त जब किया जाता है, और उसमें परमाणु को भी दर्शाया जाता है, तत्वों के प्रतीकों को भी दर्शाया जाता है, तो वही हो जाता है उसका यौगिक का अणुसूत्र। जैसे ये जल भी क्या है, एक यौगिक है, तो इसका अणुसूत्र जो हो जाएगा यौगिक का एक अणुसूत्र क्या होगा, H2O। मतलब ये केवल जल के एक अणु को दर्शा रहा है। किसी यौगिक का अणुसूत्र दर्शाता है, तो जब हम किसी यौगिक का अणुसूत्र लिखते हैं तो वो किन किन चीज़ों को दर्शाता है। उस यौगिक का अणु, मतलब जो हम लोग सूत्र लिख रहे हैं वो उस यौगिक के एक अणु को दर्शाता है। जैसे हम लोग H2O लिखते हैं तो ये जल के एक अणु को दर्शाता है। तत्व उसमें जिनसे वह यौगिक बना है, तत्वों को भी बताता है कि वह किन किन तत्वों से मिलकर के यौगिक बना है।
जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बनाए हैं। तो इसमें तत्व भी दिखाई देते हैं। यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या, अब कितने परमाणु इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो भी ये दिखाता है। तो जब हम किसी यौगिक का अणुसूत्र लिखते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि उसमें किस किस तत्व ने हिस्सा लिया है, कितने परमाणु ने हिस्सा लिया है, ये सब हमको पता चल जाता है। नीचे दी गई तालिका 3.3 में कुछ यौगिकों के अवयवी तत्व यौगिक के एक अणु में उनके परमाणुओं की संख्या तथा उनके अणुसूत्र दिए गए हैं। मतलब यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन कौन से कुछ मतलब यौगिकों के नाम दिए गए जिनको आप लोगों को पढ़ना है। सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक भी कहते हैं, NaCl, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के बना है ये, इसलिए इसको सोडियम का प्रतीक Na होता है और क्लोरीन का Cl। परमाणु की संख्या जो है इसमें एक इसमें भी है और एक ही इसमें है, इसलिए इसको केवल NaCl लिखा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पर कार्बन एक है और ऑक्सीजन दो हिस्सा ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, इसलिए कार्बन जो है प्रतीक C हो जाएगा और ऑक्सीजन का O। परमाणु की संख्या में एक इसमें हो गया और ऑक्सीजन दो है। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको गंधक का अम्ल भी कहा जाता है, इसका सूत्र जो होता है H2SO4 होता है। इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन ने हिस्सा लिया है, इसलिए इसको H प्रतीक H लिख दिया, हाइड्रोजन का, सल्फर का S और ऑक्सीजन का O। इसमें परमाणु की संख्या जो है दो है, हाइड्रोजन दो परमाणु हिस्सा ले रहे हैं, सल्फर का एक और ऑक्सीजन का चार परमाणु हिस्सा लेकर के सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहे हैं, जिसको गंधक का अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र जो होता है HNO3 होता है और इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों ने हिस्सा लिया है, इसलिए इनका प्रतीक HN और O को दर्शाया गया है। हाइड्रोजन के एक परमाणु ने हिस्सा लिया, नाइट्रोजन के एक परमाणु ने हिस्सा लिया और ऑक्सीजन के तीन परमाणु ने हिस्सा लिया है। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग चूना पत्थर के नाम से जानते हैं, और इसका सूत्र जो होता है CaCO3 होता है। तो आगे आप लोग इसमें समझ ही सकते हैं कि किन किन तत्वों ने हिस्सा लिया और कौन कौन से परमाणु, कितने परमाणुओं ने हिस्सा लिया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी जिसको कहते हैं या बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसका सूत्र जो होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। सूत्र को याद कर लीजिएगा। चीनी शक्कर, चीनी या शक्कर के नाम से इनको जाना जाता है, C12H22O11 होता है इसका सूत्र। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लोग लाल दवा के नाम से जानते हैं, KMnO4 होता है। सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग धावन सोडा या कपड़ा धोने का सोडा कहते हैं, Na2CO3 होता है, इसका सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, जिसको NaHCO3 के नाम से जाना जाता है, मतलब इसका सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है, जिसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें भी जो तत्व हिस्सा लिए हैं आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन ने हिस्सा लिया है। तो इसके परमाणु को भी आप लोग देख करके पहचान सकते हैं। किसी तत्व अथवा यौगिक के एक से अधिक परमाणुओं या अणुओं को दर्शाने के लिए प्रतीक या अणुसूत्र से पहले दर्शाई जाने वाली संख्या लिख दी जाती है। मतलब कितने अणु इसमें हिस्सा ले रहे हैं उस सब दर्शाने के लिए संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जल के दो अणुओं को दर्शाने के लिए 2H2O लिखा जाता है। अगर केवल H2O लिखा जाता तो मतलब एक अणु को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पर दो लिख दिया गया है, मतलब जल के दो अणु इसमें हिस्सा ले रहे हैं, या फिर ये जल के दो अणुओं को दर्शा रहा है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के अणु दर्शाने के लिए 2H2 तथा दो परमाणु दर्शाने के लिए 2H लिखा जाता है। मतलब जब दो अणुओं को दर्शाया जाता है तो 2H2 लिखा जाता है, क्योंकि एक अणु के लिए H2 लिखा जाता है, तो दो लिख दिए गए मतलब दो अणुओं को दर्शा रहा है। तथा दो परमाणु दर्शाने के लिए 2H लिखा जाता है। मतलब जब परमाणु को दर्शाया जाता है तो 2H लिख दिए गए, क्योंकि यहाँ पर H केवल एक ही है, मतलब एक परमाणु है, और जब दो लिख दिए गए तो दो परमाणु हो गए। किंतु 2Na सोडियम के दो परमाणु तथा अणु दोनों को ही दर्शाता है। हम लोग देखे थे सोडियम और मैग्नीशियम जो थी ये धातुएं थी, मतलब ये परमाणु के समूह के रूप में पाई जाती है, तो इनके परमाणु को नीचे दर्शाया नहीं जाता है, तो इनके सामने जो लिख दिया जाएगा उतने ही परमाणु और उतने ही अणु इसमें हो जाएंगे। क्योंकि सोडियम एक धातु है जो परमाणु के समूह के रूप में पाई जाती है, जो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। मतलब जो ये सोडियम होता है इसका केवल प्रतीक ही लिखा जाता है, इसमें परमाणु को दर्शाया नहीं जाता है। अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब देखते हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है। जैसे अम्ल का मतलब वैसे यही होता है कि जिसका स्वाद खट्टा होता है। तो यहाँ पर आगे हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं, तब समझते हैं इसके बारे में। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे नींबू, इमली, सिरका, नमक, चीनी आदि। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? मतलब स्वाद एक समान नहीं होता है, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ तीखे होते हैं।
आप देखते हैं कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। आइए चर्चा करते हैं कि इन भोज्य पदार्थों का स्वाद खट्टा क्यों है। पहली हेडिंग देखते हैं हम लोग, अम्ल क्या होता है। तो इसके लिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं कौन कौन से पदार्थों में। जैसे नींबू का रस होता है, ये खट्टा होता है स्वाद में, तो इसमें जो अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल होता है। संतरे का रस जो होता है वो भी खट्टा होता है, इसमें भी साइट्रिक अम्ल होता है, और जो साइट्रिक अम्ल होता है ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है। तो इसीलिए पुराने समय में जब घोड़े वोड़े चलते थे तो उनके पैर जो होते थे चलते चलते कट जाया करते थे नीचे से, तो इसीलिए उनके पैरों के नीचे नींबू रखा जाता था, जिससे उनके पैरों के अंदर के जो कीटाणु हो वो मर जाएं और सड़न ना पैदा होने पाए। लेकिन आजकल इसका उपयोग अलग ही तरीके से किया जाता है। सिरका जो होता है ये भी खट्टा होता है, इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल, जिसको पनीर, सिरका और शराब में भी यही चीज़ पाया जाता है, एसिटिक एसिड। दही जो होता है ये खट्टा होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और इसमें जो जीवाणु होते हैं लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। इमली, कच्चा आम, इनमें ये भी खट्टा होता है, इसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। उसी तरह से एक टमाटर जो होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब देखते हैं कि अम्ल होता क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग देख ही चुके हैं कि स्वाद में जो खट्टे थे वही अम्ल होंगे, क्योंकि सभी अम्ल यहीं पर उपस्थित हैं। उपर्युक्त सारणी में अंकित नींबू, सिरका, दही, इमली एवं कच्चा आम आदि पदार्थों का स्वाद खट्टा है। इनका खट्टापन इसमें उपस्थित एक विशेष प्रकार के यौगिक के कारण होता है, जो अम्ल या एसिड कहलाता है। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर से बना है, जिसका अर्थ है खट्टा। मतलब जो स्वाद में खट्टे होते हैं वही अम्ल कहलाएंगे। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं, और ये अम्ल बहुत क्षीण प्रकृति के होते हैं। इन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। तो इनको प्राकृतिक अम्ल कहा जाता है, जो हमको पहले से ही उपलब्ध हैं। इनकी दुर्बल प्रकृति के कारण ही इनका उपयोग भोज्य पदार्थों के रूप में होता है। कुछ बहुत कुछ अम्ल बहुत प्रबल होते हैं, प्रबल मतलब बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण होते हैं, जिसके कारण से ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तेजाब की तरह, जो त्वचा पर पड़ जाने पर उसको बुरी तरह जला देते हैं। इन्हें खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहते हैं। मतलब जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं या जिनका उपयोग हम खाने पीने में नहीं करते हैं वो कहलाते हैं खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल, और जिनका उपयोग हम लोग खाने पीने में करते हैं उनको दुर्बल अम्ल कहते हैं या प्राकृतिक अम्ल। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। तो ये सब जो अम्ल हैं ये तेजाब की तरह होते हैं, और अगर इनको सीधे तौर पर हाथों पर रख दिया जाए तो हाथ जल जाते हैं। इनकी प्रबल प्रकृति के कारण इन्हें हाथ से छूना अथवा चखना बहुत हानिकारक होता है। मतलब ये बहुत ही प्रबल प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण से ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा अम्ल की मात्रा कम होती है तनु अम्ल कहलाते हैं। मतलब जिस अम्ल में पानी ज़्यादा मात्रा में मिला रहता है और जो अम्ल होता है वो कम रहता है उसको तनु अम्ल कहते हैं, मतलब हल्का अम्ल। जिन अम्लों में पानी की मात्रा बहुत कम होती है सांद्र अम्ल कहलाते हैं। मतलब पानी कम रहेगा और अम्ल ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, उसको सांद्र अम्ल या गाढ़ अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्लों में पानी की मात्रा बढ़ाकर उन्हें तनु अम्ल में बदला जा सकता है। अम्ल को तनु बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पहले पात्र में पानी लेकर फिर धीरे धीरे उसमें अम्ल मिलाना चाहिए। मतलब पानी रख करके फिर अम्लों को मिलाना शुरू करना चाहिए बूंद बूंद के रूप में, क्योंकि अगर हम लोग अम्ल में पानी को डालेंगे तो वो जल जाएगा और हमको नुकसान पहुंचा सकता है, हमारा चेहरा भी जल सकता है। कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए, ऐसा करने से अम्ल से जलने की संभावना अधिक रहती है। प्रबल अम्ल से यदि त्वचा जल जाए तो उसे तुरंत पानी की अधिक मात्रा से धोना चाहिए। मतलब इससे होता क्या है कि जो अम्ल पड़ा रहता है हमारे शरीर पर वो हट जाता है। यह अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। क्षारक, अब देखते हैं कि क्षारक क्या होता है। खाने का सोडा यानी AsCO3 के विलयन को अपनी उंगली के बीच में रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं भस्म या क्षारक या बेस कहलाते हैं। तो जो जिनका स्पर्श साबुन की तरह होता है तथा जिनका स्वाद जो होता है कड़वा होता है उनको भस्म या क्षारक कहते हैं। जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील है वे क्षार कहलाते हैं या एल्कली कहलाते हैं। मतलब जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं उन्हें क्षारक कहलाते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी,
जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, NH4OH आदि सभी क्षार भस्म हैं, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। मतलब जो पानी में घुल जाते हैं वही जो क्षारक होते हैं क्षार कहलाते हैं, लेकिन सभी नहीं घुलते हैं, इसीलिए सभी नहीं हो सकते हैं। तो जो घुलते हैं वही क्षारक क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इसको अंग्रेजी में बेस कहा जाता है। अम्ल एवं क्षारक की पहचान। अब देखते हैं कि अम्ल एवं क्षारक को कैसे पहचाना जाएगा कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है। अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं जो सूचक कहलाते हैं। मतलब कि जो अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं उन्हें ही सूचक कहा जाता है। इन सूचकों को जब किसी अम्लीय या क्षारीय या क्षारकीय पदार्थों के विलयन में मिलाया जाता है तब इनका रंग बदल जाता है। मतलब इनमें एक विशेष प्रकार के रंगों का उपयोग करते हैं जिसके कारण से जब इनमें अम्ल या क्षार पड़ता है तो इनका रंग बदल जाता है। लिटमस पेपर जिसको कहते हैं, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए प्रायः लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक प्रकार का कागज होता है जिस पे अगर अम्ल को डाला जाता है तो उसका रंग जो होता है बदल जाता है। लिटमस पेपर नीले एवं लाल कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। नीले लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र क्षारक में विलयन में डुबोने पर नीला हो जाता है। तो इसको हम लोग एक सूत्र की सहायता से याद कर सकते हैं जो कभी नहीं भूलेगा। अनिल नाम से याद कर सकते हैं। मतलब अनिल, मतलब जो अम्ल होता है अगर नीले लिटमस पेपर में डुबोया जाए तो वो लाल हो जाता है, मतलब अनिल। और छलनी नाम से याद कर सकते हैं। मतलब क्षार को अगर लाल लिटमस पेपर में डुबोया जाए तो वो नीला हो जाता है, छलनी। सामान्य रूप में पाए जाने वाला लिटमस लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। मतलब एक पौधे की पत्तियों से या भी पौधे से ही प्राप्त किया जाता है जो उससे तैयार किया जाता है लिटमस पेपर को। गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियाँ भी सूचक के रूप में प्रयुक्त होती हैं। मतलब गुड़हल जो होता है ये भी अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को बताता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। मतलब जिस पे अम्लीय विलयन डाला जाता है तो यह गहरा गुलाबी हो जाता है और अगर क्षारीय विलयन को डाल दिया जाए तो हरे रंग में बदल जाता है। इसी प्रकार हल्दी का चूर्ण भी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है जो क्षारीय विलयनों को लाल कर देता है। तो अगर हम लोग हल्दी के साथ क्षारीय विलयन को मिलाएं तो इसका रंग लाल रंग का हो जाता है। जैसे हम लोग चूने का पानी के साथ मिलाते हैं, चूने का पानी भी एक क्षार होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर उसके साथ इसको मिलाया जाए तो उसका रंग भी लाल रंग में बदल जाता है। कुछ और भी जानें। अब देखते हैं कि क्या दिए गए। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर के अतिरिक्त मिथाइल ऑरेंज तथा फिनाफ्थलीन का भी प्रयोग किया जाता है। ये भी सूचक होते हैं जो अम्ल एवं क्षारक को बताते हैं प्रयोगशाला में। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। फिनाफ्थलीन अम्लीय विलयन में रंगहीन तथा क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। मतलब फिनाफ्थलीन को जब अम्लीय विलयन में डुबोते हैं तो वो रंगहीन हो जाता है, मतलब उसका कोई रंग ही नहीं रह जाता है, तथा क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग का हो जाता है। आइए कुछ फलों सब्जियों के रस, शीतल पेय तथा कुछ विलयनों का लिटमस पेपर पर प्रभाव देखते हैं। आप अपने उत्तर को तालिका 3.5 में चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करें। मतलब यहाँ पर कुछ के नाम दिए गए हैं, इनका रंग कैसा होगा वही दिखाया गया है। टमाटर जो होता है आप लोगों को बता चुके हैं, इसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, मतलब अम्ल पाया जाता है। तो इसका रंग कैसा परिवर्तित करेगा? क्योंकि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लिटमस के रंग में परिवर्तन नहीं होता, तो यही वाला सही हो जाएगा। संतरा या नींबू जो होता है इसमें भी अम्ल ही होता है, तो ये भी वही काम करेगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से रंग में परिवर्तन होगा और कौन सा इसमें सही है। आप लोग उसको कर सकते हैं देख करके। अम्ल एवं क्षारक की पारस्परिक क्रिया या उदासीनीकरण। तो अम्ल और क्षार की जब अपक्रिया कराई जाती है तो उसी को उदासीनीकरण अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये इस पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर जगह पर पूछा जाता है, क्योंकि ये आगे भी दिए गए, आप लोगों को आगे भी मिल जाएगा, क्लास 10th में भी दिए गए, बोर्ड में, और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है, तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। दो परख नली लें। दोनों परख नली में उचित मात्रा में समान सांद्रता एवं आयतन तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन भरें। दोनों परख नली में लाल तथा नीला लिटमस पेपर डालकर रंग परिवर्तन का अवलोकन करें। क्या देखते हैं? मतलब जब अम्ल में डालेंगे तो हम लोग उसका नीले रंग का लाल रंग में परिवर्तन होगा,
और जब क्षार में डूबा जाएगा तो लाल रंग का नीले रंग में परिवर्तन होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षार है, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो इसमें भी उसी तरह से होगा, मतलब नीले लिटमस पेपर जो है लाल रंग का हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से युक्त परख नली नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड से युक्त परख नली लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है। अब दोनों परख नली में भरे अम्ल तथा क्षार को किसी बीकर में डालकर परस्पर मिलाएं। मिलाने के बाद इसमें लाल तथा नीले लिटमस पेपर को बारी बारी से डालें। रंग परिवर्तन का अवलोकन करें। क्या देखते हैं, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बीकर का ताप भी बढ़ जाता है। मतलब जब दोनों को मिलाया जाता है तो उससे क्या होता है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है, अपक्रिया कराई जाती है तो क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक भी कहते हैं। तो जब किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो सदैव लवण, जल और उष्मा प्राप्त होती है। इसी अपक्रिया को ही उदासीनीकरण अपक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो है एक लवण है और यहाँ पर जल H2O दिए गए हैं, मतलब जल है, और थोड़ी बहुत मात्रा में उष्मा भी निकलती है, क्योंकि जब तेजाब के साथ मिलता है कोई चीज़ तो गर्मी भी देता है। इस क्रियाकलाप में हमें यह पता चलता है कि जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, मतलब उसमें कुछ नहीं रह जाता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। मतलब ये पूरी तरह से उदासीन हो जाएंगे, ना ही अम्ल रहेंगे ना ही क्षारीय, बल्कि ये उदासीन बना देता है। उदासीनीकरण अपक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे लवण कहते हैं, जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बना है। लवण अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन प्रकृति का हो सकता है, मतलब ये अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। उदासीनीकरण प्रक्रिया में प्रयुक्त उष्मा को उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं, मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में गर्मी भी निकलती है, उष्मा निकलती है। अम्ल प्लस क्षारक, लवण, जल और उष्मा, वही अब क्रिया दिए गए हैं, यहाँ पर क्या क्या मिलता है। घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अम्ल, क्षारक तथा लवणों का उपयोग। हम देखते हैं कि घरों में और उद्योगों में या कारखानों में इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, अम्ल का, क्षार का और लवण का। दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं तथा भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं जिसमें सामान्यतः अम्ल, क्षार तथा लवणों का उपयोग किया जाता है। आइए कुछ प्रमुख अम्ल, क्षार तथा लवणों के उपयोग के बारे में जानें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाएगा। अम्ल, क्षार एवं लवण का नाम, यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं, रासायनिक सूत्र दिए गए हैं, व्यापारिक नाम दिए गए मतलब औद्योगिक नाम, घरेलू उपयोग मतलब कहाँ कहाँ पर किया जाता है और उद्योगों में कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको H2SO4 के नाम से जाना जाता है, मतलब इसका सूत्र H2SO4 होता है। इसको गंधक का अम्ल कहते हैं व्यापारिक भाषा में, मतलब उद्योगों में। इसका घरेलू उपयोग नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सांद्र होता है। उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, बैटरियों के निर्माण में, उद्योगों में किया जाता है। रंग, कागज, कपड़े आदि उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र HNO3 होता है, इसका व्यापारिक नाम जो है सोरे का अम्ल है। इसका भी घर में उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सांद्र होते हैं और तीक्ष्ण प्रकृति के होते हैं। अम्ल राज बनाने में, अमोनिया नाइट्रेट आदि उर्वरकों के निर्माण एवं सोने चांदी को शुद्ध करने में, मतलब ये जो अम्ल होता है इसको डालने पर जो उसके अंदर की गंदगी हो जाती है वो साफ़ हो जाती है, तो इसीलिए इसको सोने चांदी को साफ़ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पटाखे तथा अन्य विस्फोटक जैसे TNT डायनामाइट विस्फोटक बनाने में, मतलब इनका उपयोग पटाखों को बनाने में और थोड़े बहुत मिसाइलों की तरह बनाने में भी किया जाता है इनका उपयोग। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl जिसका सूत्र होता है, इसको घर नमक का अम्ल भी कहा जाता है। टॉयलेट की सफाई में, मतलब घरों पर भी इसका उपयोग किया जाता है, मतलब जो टॉयलेट होते हैं उनकी साफ़ सफाई करने में, क्योंकि ये उनकी सफाई को पूरी तरह से, मतलब जो उसमें गंदगी जमी रहती है पूरी तरह से हटा देता है। क्लोरीन निर्माण में, मतलब उद्योगों में देखा जाए तो इसका उपयोग क्लोरीन बनाने में किया जाता है। नमक के शोधन में, नमक को शुद्ध करने में, सेलुलोज एसीटेट फोटोफिल्म के निर्माण में, सफ़ेदा बनाने में, मतलब इस तरह से इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH, जिसको सिरका कहा जाता है घरों पर, अचार बनाने में और दवा बनाने में, ठीक, मतलब घरों पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH के नाम से जाना जाता है, मतलब इसका सूत्र NaOH होता है, कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है।
घरेलू काम में, बर्तनों की सफाई में, मतलब जो साबुन उबुन होते हैं उनमें इसका यूज होता है। साबुन निर्माण में। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड यह है जिसको कली चूना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सूत्र जो होता है CaO होता है, जो अपने घरों पर चूना के नाम से सामान्यतः बुलाया जाता है। घरों की पुताई, घरेलू उपचार, तो इसका उपयोग घरों पर पुताई के लिए किया जाता है। उसको घोल करके उस पर पुताई की जाती है, जिससे जब यह सूख जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, पहले जब इसको भिगोया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, मतलब बुझा हुआ चूना। फिर जब पुताई की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इसलिए कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि दीवारों पर चमक आ जाती है। उद्योगों में इसका उपयोग अमोनिया के निर्माण में किया जाता है, आयरन के निष्कर्षण, मतलब लोहे के निकालने में। सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम लोग साधारण नमक या कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं। भोजन में, मतलब खाने पीने में भी इसका उपयोग किया जाता है घरों पर नमक के रूप में। ORS घोल में, मतलब जो ग्लूकोज दिया जाता है जैसे बीमार होने पर, जब जल की कमी होती है तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीन निर्माण में, क्लोरीन बनाने में भी किया जाता है, और साबुन उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, मतलब इसका सूत्र है सोडियम कार्बोनेट का, जिसको हम लोग धामन सोडा के नाम से भी घर पे जानते हैं। कपड़ों की धुलाई में, मतलब ये साबुन होता है। और चीज़ों में भी इसका उपयोग होता है। कांच के निर्माण में, जल की कठोरता दूर करने में। जल मुख्य रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं, आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं क्लास 6 में। जो मृदु जल होता है और एक होता है कठोर जल। तो जो कठोर जल होता है उसी को दूर करने में, उसकी कठोरता को, उसमें जो अशुद्धियाँ रहती हैं उसको हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग खाने का सोडा कहते हैं, इसका सूत्र NaHCO3 होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थों के निर्माण में, ब्रेड केक आदि बनाने में, भोजन बनाने में, मतलब ये घरों पर उपयोग किया जाता है। इससे जो पदार्थ बनाए जाते हैं वो बहुत ही स्पंजी हो जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ब्रेड जब बनाया जाता है तो फूल जाता है। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, मतलब इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट बनाने में किया जाता है, जिससे कि इसका उपयोग अन्य जगहों पर भी किया जा सके। पाचक पदार्थों के निर्माण में, मतलब ये भोजन के पाचन में भी सहायक होता है, इसलिए खाने का सोडे का भी उपयोग किया जाता है। गैस होने पर या फिर किसी अन्य दवा में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे हमारा भोजन आसानी से पच जाता है।